हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर हेरिडिटी। छोटा सा चैप्टर है, दो टॉपिक इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वही एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में चैप्टर पढ़ेंगे हेरिडिटी। सारी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, छोटी छोटी डेफिनेशन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, वो भी एग्जाम में बहुत बार पूछी भी जाती है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा हेरिडिटी क्या होती है। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। हेरिडिटी का सिंपल मीनिंग क्या है बेटा, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, इसको हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, कैरेक्टरों के जैसे आइज का कलर, आपकी हाइट कैसी है, बालों का रंग कैसा है, ठीक है, दैट्स योर कैरेक्टर्स। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस थ्रू विच कैरेक्टर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू कैरेक्टर जो है हमारे ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया बेटा, हेरिडिटी क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। नेक्स्ट है बेटा वेरिएशन, डिफरेंस इन कैरेक्टर्स और ट्रेड्स। याद रखिएगा, ट्रेड्स और कैरेक्टर दोनों सेम है। among the individual of same species called variation। आपने देखा होगा बेटा, एक ही स्पीशीज की बात करें, इंसान की बात कर लो, कोई आपको लंबे दिखेंगे, कोई छोटे दिखेंगे, कोई मोटे दिखेंगे, पतले दिखेंगे, है ना। तो ये जो डिफरेंस है कैरेक्टर्स में, इसी को क्या बोला जाता है, सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स के बीच में जो डिफरेंस इन कैरेक्टर्स है उसी को वेरिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट इज ट्रेट। Trait are characteristic feature of an organism present in physical form that are visible in organism। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी ऑर्गेनिज्म के जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब जो आपको दिखते हैं, जैसे किसी की हाइट है, किसी का बॉडी का कलर कैसा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रेट्स बोला जाता है इन सबको। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान बेटा वेरिएशंस जो आती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। Inheritance from the previous generation provide both a common basic body design and subtle changes in it for the next generation। देखो बेटा, जो इनहेरिटेंस है, पिछली जनरेशन से जो इनहेरिटेंस मिलती है आपको, उसमें क्या होता है, बॉडी डिजाइन जो बेसिक है वो सेम रहता है, साथ साथ में थोड़ी सी चेंजेस भी मिलती है नेक्स्ट जनरेशन को। When the individual of this new generation reproduce, अब ये जो नई जनरेशन आई, जब ये रिप्रोड्यूस करेगी तो सेकेंड जनरेशन विल हैव डिफरेंस that they inherit from the first generation as well as newly created difference। तो जो नई जनरेशन आएगी बेटा, सेकंड जनरेशन, वो थोड़ी सी अलग रहेगी पहली वाली जनरेशन से। वो उसको डिफरेंसेस कहाँ से मिले थे, उससे पहली वाली जनरेशन के, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो रहते हैं आपके, ठीक है, न्यूली क्रिएटेड डिफरेंसेस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें सिंगल पेरेंट होता है। इफ वन बैक्टीरियम डिवाइड्स एंड देन द रिजल्टेंट बैक्टीरिया डिवाइड अगेन, अगर एक बैक्टीरिया ने डिवाइड किया, उसके बाद दो बने, दो ने फिर से डिवाइड किया, तो फोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया जनरेटेड वुड बी वेरी सिमिलर। तो वो चार के चार बैक्टीरिया आपस में सिमिलर रहेंगे, ठीक है। पहले पेरेंट्स थे, फिर एक जनरेशन, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन है, वो सारे एक जैसे दिखेंगे। देयर वुड बी ओनली वेरी माइनर डिफरेंस बिटवीन देम, उनके बीच में अगर डिफरेंस हुआ भी ना तो बड़ा छोटा सा डिफरेंस रहेगा। जनरेटेड ड्यू टू स्मॉल इन एक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। और वो कैसे होगा, जब डीएनए कॉपी हुई तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया कॉपी के टाइम, तो वही उनमें आपको देखने को मिलेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन अदर हैंड जनरेट इवन ग्रेटर डाइवर्सिटी। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो जो डाइवर्सिटी है या फिर डिफरेंस है बड़ा ज्यादा रहता है। दिस इज सो बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। इसका रीजन क्या है बेटा, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स रहते हैं एंड एवरी ऑफस्प्रिंग रिसीव सम कैरेक्टर ऑफ फादर एंड सम कैरेक्टर ऑफ मदर। पेरेंट्स दो रहते हैं और हर ऑफस्प्रिंग बच्चे को कुछ कैरेक्टर फादर से मिलेंगे, कुछ कैरेक्टर मिलेंगे मदर से। सिंस different offspring receive different combination of character of their parent, they show variation among themselves as well as from their parent। अब कहता है कि अलग अलग ऑफस्प्रिंग जो है, डिफरेंट ऑफस्प्रिंग रिसीव डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर ऑफ देयर पेरेंट। मतलब बच्चे अगर दो तीन है किसी के, तो उनको बेटा अलग अलग मिलेगा, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं अपने पेरेंट्स के, इसलिए उनमें क्या होती है, आपस में भी डिफरेंस रहते हैं और पेरेंट्स से भी थोड़े अलग रहते हैं। All the variation in a species do not have equal chance of surviving the environment in which they are generated। कहते हैं जितनी भी वेरिएशंस होती हैं स्पीशीज में, उनके इक्वल चांस नहीं रहते हैं सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में जिसमें वो जनरेट होते हैं। जैसे बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन different individual would have different kind of advantage। For instance, bacteria that can withstand
heat will survive better in heat wave than the other. मान लो बैक्टीरिया है बेटा, ठीक है, दैट कैन विथस्टैंड हीट, जो बड़ी ज्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है ना, तो वो हीट वाले एटमॉस्फेयर में आराम से सर्वाइव कर जाएगा एज कम्पेयर टू दो जो हीट में सर्वाइव नहीं कर पाते. इन अदर वर्ड, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स सेलेक्ट द वेरिएंट्स एंड दिस सिलेक्शन फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन. अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है वो वेरिएंट्स को सिलेक्ट करते हैं और यही सिलेक्शन आगे जाके एवोल्यूशन मतलब चेंजेस का कारण बन जाता है. रूल्स क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, ट्रेड्स के इनहेरिटेंस के रूल्स क्या है, मतलब कैरेक्टर्स ट्रांसफर होने के रूल्स क्या है. The rules for inheritance of trait in human being are related to the fact that both the father and mother contribute practically equal amount of genetic material to the child. कहते हैं इनहेरिटेंस का रूल क्या है, कि जो ट्रेड्स आपकी इनहेरिट होते हैं उसका रूल क्या है बेटा, कि ह्यूमन बीइंग की बात करें, फादर और मदर दोनों इक्वल कंट्रीब्यूट करेंगे जेनेटिक मटेरियल अपने बच्चों को. दिस मीन्स दैट ईच ट्रेड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए. इसका मतलब कि कोई भी कैरेक्टर ले लो, वो फादर से भी इन्फ्लुएंस हो सकता है या फिर मदर से भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा. Thus for each trait there will be two version initial. इसलिए बेटा हर कैरेक्टर के लिए आपके पास दो वर्जन है, एक फादर का एक मदर का. ग्रेगर जॉन मेंडल वर्कड आउट द बेसिक रूल ऑफ सच इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट. और हमारे ग्रेगर जॉन मॉडल ने इस पे काम किया था, सॉरी मेंडल ने इस पे काम किया था कि बेसिक रूल क्या है ट्रेड्स की इनहेरिटेंस का. ही स्टडीड, उसने क्या देखा, इनहेरिटेंस ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सच एज टॉलनेस, ड्वार्फनेस, राउंड रिंकल, येलो ग्रीन, ओरिजिन ऑफ सीड बाय वर्किंग ऑन गार्डन पी प्लांट. उसने क्या किया, पी प्लांट पे काम किया और कैरेक्टर्स जैसे कि टालनेस, ड्वार्फनेस, बड़ लंबे छोटे प्लांट हो गए, राउंड वाले, रिंकल सीड वाले हो गए, ये कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होंगे किसी पी प्लांट में, उस पर उन्होंने काम किया था. मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल प्लांट, जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट के लिए प्लांट लिया, उसी को क्यों सिलेक्ट किया था वो देखते हैं. मेंडल सिलेक्टेड गार्डन पी प्लांट. तो मेंडल ने गार्डन पी प्लांट जो था, जिसका बोटेनिकल नेम है पेसम सेटिवम, फॉर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उसने इसी को सिलेक्ट किया. क्यों किया? इट वाज इजी टू ग्रो, सबसे पहले ग्रो करना आसान था. इट हैड ए शॉर्ट लाइफ साइकिल, उसका लाइफ साइकिल बड़ा छोटा है, इसीलिए बड़ी सारी जनरेशन की वो स्टडी कर सकता है. नेक्स्ट बेटा, गार्डन पी प्लांट हैड डिस्टिंक्ट easily detectable contrasting feature like tall short round seed wrinkle seed etc. तो गार्डन पी प्लांट जो थी उसमें अलग अलग ट्रेड्स बड़े ज्यादा अवेलेबल थे, जैसे कोई बड़ा प्लांट था, कोई छोटा था, किसी के सीड्स के कलर अलग थे, किसी की शेप अलग थी. ऑल द कंट्रास्टिंग ट्रेड्स वर एग्जिस्टिंग इन एवरी जनरेशन. हर जनरेशन में आपको कंट्रास्टिंग ट्रेड्स जैसे बड़ा छोटा ये मिल रहा था, because plant had bisexual flower and resorted to self pollination. क्योंकि प्लांट जो थे बाइसेक्सुअल फ्लावर थे, उसके बाद में उनकी सेल्फ पॉलिनेशन भी कराते थे. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट. अब यहाँ देखो बेटा कुछ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे सीड की शेप, सीड का कलर लिया गया, सीड कोट कलर कैसे होगा, पॉट शेप होगी, पॉट का कलर हो गया, फ्लावर की पोजीशन क्या है, स्टेम लेंथ है, कुछ कैरेक्टर जो थे स्टडी किए गए थे. अब ये क्वेश्चन जो है इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, जिसमें एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया गया, जिसको मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं. एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में बहुत बार क्या लगभग यही क्वेश्चन पूछा जाता है. आपने पूरे का पूरा चार्ट स्टडी कर लेना, ठीक है, और यही आपने वहां पे लिख के ही आना होता है. मेंडल ने क्या किया, टुक टॉल एंड शॉर्ट पी प्लांट. सबसे पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बेटा, एक ही ट्रेट को स्टडी करेंगे, उसने एक बड़ा लंबा प्लांट ले लिया, एक छोटा ले लिया. प्रोगेनी, सबसे पहले प्रोगेनी क्या होता है बेटा, ऑफस्प्रिंग होता है, इसको समझ लीजिएगा. प्रोड्यूस फ्रॉम देम वर ऑल द टॉल प्लांट. तो उसने क्या किया, ये एक टॉल प्लांट था जिसमें दोनों टी है, बड़े कैपिटल टी मतलब टॉल है, स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ है. ठीक है, एक टॉल प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट ले लिया, दोनों की क्या किया बेटा उसने, क्रॉस पॉलिनेशन. तो यहाँ देखिए नया जो प्लांट मिला उसमें एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से आएगा, और जो कैपिटल वाला होता है बेटा वो हमेशा डोमिनेट होता है. तो इसमें कैपिटल टी जो है ना, तो मतलब टॉल, ये जो प्लांट बनेगा वो टॉल बनेगा क्योंकि कैपिटल अल्फाबेट वाला डोमिनेट रहता है. तो जब उसने क्रॉस पॉलिनेशन की तो आपको जो प्लांट मिला वो टॉल मिला, तो वही लिखेंगे प्रोगेनी प्रोड्यूस फ्रॉम देम वर ऑल द टॉल प्लांट. तो जितने प्लांट मिले सारे के सारे टॉल मिलेंगे.
दिस मीन्स डेट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट वाज सीन इन F1 जनरेशन। तो इसका मतलब ये जो है इसको F1 जनरेशन बोलते हैं। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही ट्रेट आपको मिला, कौन सा मिला था, हाइटेड वाला। मेंडल देन अलाउड F1 जनरेशन प्लांट टू अंडरगो सेल्फ पॉलिनेशन। फिर उसने क्या किया, ये जो F1 जनरेशन थी इन्हीं की आपस में ब्रीडिंग की, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, टीटी टीटी है ना, सेम ले लिए। अब आगे देखिए, इन दी F2 जनरेशन मेंडल फाउंड दैट ऑल प्लांट्स वर नॉट टॉल। जब उसने इनकी आपस में सेल्फ पॉलिनेशन की F2 जनरेशन में, F2 जनरेशन में क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट जो थे वो टॉल नहीं थे। 1/4 वर शॉर्ट, मतलब 4 में से 3 बड़े थे, एक जो था वो छोटा था। दिस शो दैट बोथ द ट्रेट्स ऑफ शॉर्टनेस एंड टॉलनेस वन इनहेरिटेड इन F1 जनरेशन। यहाँ से उसको क्या समझ आई कि जो F1 जनरेशन थी उसमें टॉल और शॉर्ट दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर हुए थे। डोमिनेट कौन सा हुआ था, टॉल वाला, वो अलग बात है, लेकिन कैरेक्टर जो थे वो दोनों के दोनों F1 जनरेशन में थे। तभी तो F2 जनरेशन में देखिए आपको, बट ओनली टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर थे, लेकिन सिर्फ कौन सा दिखा था हमें, टॉल वाला एक ही दिखा था। F2 में टॉल भी दिखे और शॉर्ट भी दिखे। This led Mendel to propose that two copies of genes controlling the trait are inherited in each sexually reproducing organism। यहाँ से मेंडल ने क्या प्रपोज किया कि दो कॉपीज ऑफ जीन्स की दो कॉपीज ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो टू कॉपीज ऑफ जीन्स कंट्रोलिंग द ट्रेट आर इनहेरिटेड। तो हमेशा बेटा कोई भी कैरेक्टर हो उसके दो जीन्स ही आगे जाते हैं, इनहेरिटेड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में। आगे बेटा, ऑल द प्लांट प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन आर टॉल। F1 जनरेशन में जितने प्लांट थे सारे के सारे टॉल थे। जीनोटाइप जेनेटिकली क्या थे वो, टीटी। दिस इंडिकेट दैट द जीन रिस्पांसिबल फॉर टॉलनेस इन पी प्लांट इज डोमिनेंट ओवर द जीन रिस्पांसिबल फॉर ड्वार्फनेस। तो इसका क्या मतलब था, ये वहां से क्या पता चलता है कि जो टॉल वाला जीन था वो डोमिनेट था F1 जनरेशन में, और शॉर्ट वाला रिसेसिव था, वो वहां पे एक्सप्रेस नहीं हुआ। When F1 plant are self pollinated, they produce second generation F2। फिर जब आप क्या करते हो कि F1 जनरेशन को आपस में क्या करते हो, सेल्फ पॉलिनेशन, तो F2 जनरेशन मिलती है। In F2 जनरेशन both tall and dwarf plant appeared in the ratio 3:1। F2 जनरेशन में टॉल और शॉर्ट प्लांट की रेशियो क्या बेटा, 3:1। तीन बड़े टॉल दिखेंगे, एक शॉर्ट दिखेगा। दस द फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइप मतलब फिजिकली जो आपको कैरेक्टर दिखते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो। F2 जनरेशन को क्या थी, तीन टाल थे, एक शॉर्ट था। और जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिकली कैसे थे, एक टी दोनों टी, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो, और स्मॉल टी दोनों वो एक था। तो ये भी एग्जाम में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो बड़े बार पूछे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी आता है। इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर डाइहाइब्रिड क्रॉस। इसमें क्या किया था, दो कैरेक्टर सेलेक्ट किए गए थे, दोनों अलग अलग। फिर देखा गया था F1 जनरेशन कैसी, F2 कैसी जनरेशन है, फिर उसके बेस पे कुछ रिजल्ट जो थे वो दिए गए थे। तो सबसे पहले मेंडल ने पी प्लांट लिए, दो अलग अलग कैरेक्टर लिए। एक क्या लिया, येलो राउंड सीड। देखो बेटा, कलर ऑफ सीड और शेप दो चीजें कंसीडर की गई। और दूसरा लिया ग्रीन कलर का, और सीड जो थे वो रिंकल्ड सीड थे। जब F1 जनरेशन ऑब्टेन हुई तो दे हैड राउंड एंड येलो सीड। तो उसमें सिर्फ राउंड और येलो सीड ही दिखे, जो क्या बताता है कि राउंड और येलो जो है वो डोमिनेटिंग ट्रेड थे, जैसे मोनोहाइब्रिड में हुआ था। यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखो बेटा दो कैरेक्टर है ना, राउंड और येलो, तो दो दो जीन्स रहते हैं, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। दूसरा क्या है बेटा, ग्रीन एंड रिंकल, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। गैमीट्स में बेटा दोनों में से एक एक ही जाएगा, तो एक आर आएगा एक वाई, यहाँ भी एक स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब इनके आपस में क्या होगी, क्रॉस पॉलिनेशन, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे, आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ देखो बेटा, जब F1 जनरेशन मिली तो हमारे पास जो सीड थे वो राउंड और येलो सीड थे, क्योंकि डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, और जो कैपिटल में लिखा होता है वो आपको डोमिनेटिंग रहता है। मेंडल ने फिर क्या किया था, इस F1 जनरेशन की सेल्फ पॉलिनेशन की, ताकि उसको F2 जनरेशन मिले। तो ये आ गई आपकी F2 जनरेशन सारी की सारी। ठीक है, बनाना कैसे ऐसे बेटा, ये देखो आर वाई स्मॉल आर वाई, फिर आ गया आर वाई स्मॉल आर वाई, यही था ना मेरे पास, कैपिटल आर वाई, फिर आ गया बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई, फिर से वही रिपीट किया, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओ और आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
F2 जनरेशन में मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया, अपीयरेंस ऑफ 4 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, उसको 4 तरह के कॉम्बिनेशन दिखे। दीज इंक्लूड, इसमें जो 2 थे वो पेरेंटल टाइप थे, मतलब राउंड शेप था, येलो कलर था या रिंकल था, ग्रीन कलर था, ये तो पेरेंट जैसे थे वैसे ही थे। लेकिन 2 नए कॉम्बिनेशन में मिले, राउंड शेप एंड ग्रीन कलर। पहले राउंड येलो था, लेकिन अब राउंड भी मिल गया और कलर ग्रीन मिल गया। रिंकल्ड एंड येलो कलर्ड, और फिर रिंकल्ड और येलो कलर के मिल गए। और फिनोटाइपिक रेशियो, मतलब जो फिजिकल कैरेक्टर होते हैं उसको कहते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, 9:3:3:1 रिस्पेक्टिवली। 9 जो थे वो येलो राउंड थे, 3 येलो रिंकल थे, 3 ग्रीन राउंड और 1 ग्रीन रिंकल था। ये आपकी सेकंड जनरेशन की फिनोटाइपिक रेशियो है। F2 जनरेशन में ऑल दी 4 कैरेक्टर वर रिजॉर्टेड आउट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। सारे के सारे जो 4 कैरेक्टर मिले आपको, हमने तो 2 कैरेक्टर से शुरू किया था, लेकिन F2 जनरेशन में 4 कैरेक्टर मिल गए, तो ये सारे के सारे आपस में इंडिपेंडेंट थे, इनका कोई लेना देना नहीं था। देयरफॉर वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बिहेव इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर, तो इसलिए एक जो कैरेक्टर है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट, दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल सीड कलर जो है वो इंडिपेंडेंट है सीड कोट का, कि सीड कोट कैसा है। तो मेंडल ने कुछ यहाँ से इंटरप्रिटेशन दी, वो पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने क्या पोस्टुलेट किया कि देयर आर ए पेयर ऑफ जीन कंट्रोलिंग ईच कैरेक्टर। हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 जीन्स रहते हैं, एक एक पेरेंट से मिलेगा, दूसरा दूसरे पेरेंट से, एक फादर से एक मदर से, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, जब गैमीट बनते हैं तो दीज जीन्स सेग्रीगेट सो दैट ईच गैमीट रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। तो जब गैमीट बनते हैं तो जीन्स तो हमारे पास हर कैरेक्टर के 2 होते हैं, लेकिन जीन्स सेग्रीगेट करते में टूट जाते हैं, एक अलग हो जाता है, दूसरा अलग हो जाता है, और जो बच्चा होता है उसको एक ही जीन मिलता है, 2 नहीं मिलते, ठीक है। सो दैट ईच गैमेट रिसीव ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट बेटा, F1 जनरेशन में सिर्फ एक कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है, तो मेंडल ने क्या बोला इसे, डोमिनेंट कैरेक्टर। कैरेक्टर तो दूसरा भी होता है लेकिन एक्सप्रेस एक ही होता है। कैरेक्टर विच वाज नॉट एक्सप्रेस, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता उसको रिसेसिव कैरेक्टर बोला जाता है। This phenomenon of appearance of only one of the two contrasting trait in F1 generation is termed as dominance। और ये जो फिनोमिना है कि दोनों में से एक ही कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में, इसको बोलते हैं डोमिनेंस। नेक्स्ट है बेटा, कैरेक्टर्स आर नॉट लॉस्ट इवन व्हेन दे आर नॉट एक्सप्रेस। कैरेक्टर कभी भी गुम नहीं हो जाते अगर वो एक्सप्रेस ना भी हो। जैसे F1 जनरेशन है बेटा, उसमें आपको एक ही कैरेक्टर दिखता है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा वहां पे है ही नहीं, होता है वहां पे, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होता। When F1 generation was allowed to be self-pollinated, both the parental trait were expressed in definite proportion in F2 generation। जब आपने F1 generation की सेल्फ पॉलिनेशन की तो आपको F2 जनरेशन मिली, उसमें आपको पेरेंटल दोनों कैरेक्टर पाएंगे। From the F2 generation, Mendel postulated that inheritance of factor controlling a particular trait in an organism are independent of the other। तो F2 जनरेशन से इसको क्या उसने इंटरप्रेट किया, इंफॉर्मेशन दी कि जो कैरेक्टर की इनहेरिटेंस है, inheritance of factors controlling a particular trait in an organism are independent of each other। मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। अब ये कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेस होते हैं। डीएनए इज अ इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो भाई जो सेल होता है ना उसके अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है कि कौन सी प्रोटीन मुझे बनानी है। A section of DNA that provide information for one protein is called the gene for that protein। अब डीएनए की एक सेगमेंट जिसमें एक पर्टिकुलर प्रोटीन के बारे में लिखा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम जीन कहते हैं। हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज कैरेक्टरिस्टिक। तो ये प्रोटीन कैसे कंट्रोल करती है कैरेक्टर्स को, इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। वी नो दैट प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। हमें पता है कि प्लांट्स में हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को ट्रिगर करेंगे। प्लांट हाइट दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो इसका मतलब प्लांट की जो हाइट है वो डिपेंड करती है उस हार्मोन को, कितना ज्यादा वो हार्मोन रिलीज होता है। अब अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस फॉर मेकिंग इट। अब वो कितना प्लांट हार्मोन बनेगा, वो हार्मोन कितना बनता है, वो डिपेंड करता है कि प्रोसेस की एफिशिएंसी कैसी है।
द फॉर्मेशन ऑफ प्लांट हार्मोन रिक्वायर एन एंजाइम दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। हार्मोन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? एंजाइम। अगर ये एंजाइम अच्छे से काम करेगा तो बड़ा सारा हार्मोन बनेगा एंड प्लांट विल बी टॉल। अगर जीन है जो उस एंजाइम के लिए उसमें अल्टरेशन आ गया, कोई चेंज आ गया, जिससे क्या हुआ कि एंजाइम जो है हमारा लेस एफिशिएंट, उसने काम कम किया, तो हार्मोन जो होगा वो कम रिलीज होगा, वो प्लांट जो है वो छोटा रह जाएगा। इस तरह से जीन जो है वो कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक को। ठीक है बेटा, क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस। According to the interpretations of Mendel experiment, both parents contribute equal to the DNA of the progeny during sexual reproduction। तो कहता है भाई मेंडल ने जो इंटरप्रेट किया उसके मुताबिक दोनों पेरेंट जो है वो इक्वल कंट्रीब्यूट करते हैं ऑफस्प्रिंग को। ठीक है। आल्सो बोथ पेरेंट हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द ट्रेट इन द प्रोगेनी। और दोनों पेरेंट जो है वो बताएंगे कि कौन सा ट्रेट जो है वो प्रोगेनी में जाएगा। मतलब दोनों तरफ से ट्रेट आपको मिलेंगे। Both parents contribute a copy of each of the same gene and both male and female gametes therefore only have one set of gene। ये भी पढ़ा हमने कि दो दो जीन्स होते हैं हर एक के, लेकिन बच्चे को दोनों में से एक एक जीन दोनों में से मिलता है और उसको भी दो मिल जाएंगे। Thus each pea plant of F1 generation has two set of all genes। तो इसलिए जो F1 जनरेशन है बेटा उसके पास क्या है? दो सेट है जीन्स के, एक उसको फादर से एक मदर से। How do germ cell make a single set of gene from the normal two copies that all other cell in the body have? This is explained by the fact that each gene set is present not as a single thread of DNA but as a separated independent piece called chromosome। तो कहते हैं कैसे ये पॉसिबल है कि दो से हमें एक एक जीन मिलता है? तो उसका रीजन क्या है कि हमारे पास जो क्रोमोसोम जो होते हैं उनके पेयर्स होते हैं। Thus each cell will have two copy of each chromosome। हमारे पास हर क्रोमोसोम का कॉपी होती है, दो कॉपीज रहती हैं। वन ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। एक हमें मेल से मिलती है, एक हमें फीमेल से मिलती है। एवरी जर्म सेल विल टेक वन क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। अब देखो पेरेंट्स के पास जो है बेटा वो दो क्रोमोसोम है, मेल के पास भी दो है, फीमेल के पास। दोनों अगर जाएंगे बच्चे के तो चार हो जाएंगे, है ना? लेकिन क्रोमोसोम तो दो ही होते हैं हमेशा, हर एक किसी के भी हो। तो इसलिए एक हमें मेल से मिलता है फादर से, एक हमें मदर से। तो एवरी जर्म सेल will take one chromosome from each pair। When two germ cell combine, they will restore the normal number of chromosome in the progeny। ताकि वो अगर वो combine हो तो जो normal number रहता है क्रोमोसोम का दो रहता है, बच्चे को भी वही मिले। Ensuring the stability of DNA of species। Such a mechanism of inheritance is used by all sexually reproducing organisms। और जितने भी sexually reproducing organism है उन्हें यही वाला मैकेनिज्म वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। इस पे भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है। The process by which the sex of newborn individual is determined is called sex determination। तो बच्चे का जो न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनके सेक्स को डिटरमिन करना कि उसका सेक्स कैसा रहेगा, वो मेल रहेगा या फीमेल रहेगी, उसको बोलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अलग अलग स्ट्रेटेजी है जिससे सेक्स को डिटरमिन किया जाता है डिफरेंट स्पीशीज में। कुछ स्पीशीज में इन्वायरमेंटल फैक्टर इंपॉर्टेंट रहते हैं ये बताने में कि ऑफस्प्रिंग जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा। In few reptiles, the temperature at which the fertilized egg are kept determine the sex of the offspring। अगर हम रेप्टाइल की बात करें तो टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, जो एग का टेम्परेचर कैसा है वो बताता है कि मेल होगा या फीमेल होगा। इन अदर एनिमल्स, किसी और एनिमल्स की बात करें सच एज स्नेल्स, इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स। इसमें तो इंडिविजुअल खुद का सेक्स भी चेंज कर सकते हैं। इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमिन्ड। तो इसमें सेक्स जो है वो जेनेटिकली नहीं पता चलता। इन ह्यूमन बीइंग्स, अब आ गया इंसान, सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमिन्ड। तो इसमें जो बच्चा है मेल हो गया फीमेल वो जेनेटिकली ही पता चलता है। इन अदर वर्ड जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट बिसाइड्स, ये डिसाइड्स होगा वेदर देयर विल बी बॉय और गर्ल। तो हमारे जो जीन्स है वही बताते हैं लड़का होगा या फिर लड़की। इन ह्यूमन बीइंग्स हमारे पास 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 पेयर जो है ऑटोसोम्स है और एक पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है। वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स। तो वुमेन के पास जो है वो दोनों एक्स ही रहते हैं, लेकिन मैन जो है उसमें मिसमैच्ड पेयर है, मतलब दोनों सेम नहीं है, एक एक्स है तो दूसरा क्या है, वाई है। ठीक है, नॉर्मल साइज एक्स, दूसरा जो है शॉर्ट वन जिसको वाई बोलते हैं। सो इसलिए वुमेन जो है उसमें डबल एक्स होता है, जबकि मैन में एक एक्स एक वाई।
ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर। तो मदर से बेटा बच्चे को हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलेगा, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और गर्ल, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको मदर से सिर्फ एक्स ही मिलने वाला है। इसलिए जो बच्चे का जो सेक्स है विल बी डिटरमिन व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर, वो डिपेंड करता है कि उसने अपने फादर से क्या इनहेरिट किया है। ए चाइल्ड हु इनहेरिट एन एक्स क्रोमोसोम, अगर किसी बच्चे ने एक्स क्रोमोसोम ले लिया अपने फादर से तो लड़की होगी, अगर वाई ले लिया तो वो डेफिनेटली लड़का होता है। ठीक है, ये मेल है बेटा, फीमेल है, इसमें एक्स वाई है, उसमें दोनों एक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे वाई आया, एक्स आया तो मेल बनेगा, अगर एक्स एक्स मिल गया तो फीमेल बनेगा। ठीक है, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, छोटे छोटे लॉ हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, व्हेन टू डिफरेंट एलील्स आर प्रेजेंट, जब दो अलग अलग एलील्स होते हैं, जीन्स प्रेजेंट हो तो एक उनमें से डोमिनेट रहता है, दूसरा जो एक्सप्रेस होता है, दूसरा रिसेसिव होता है जो एक्सप्रेस नहीं होता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये वही आ गया बेटा लॉ की गैमीट्स जो होते हैं, हमें जो गैमीट्स होता है बच्चे को, उसे पेरेंट से एक एक मिलता है जीन्स, दो दो होते हैं ना पेयर, उसमें से एक एक मिलता है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन डज नॉट इफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ एनी अदर जीन, एक जीन का इनहेरिट होना दूसरे पे डिपेंड नहीं करता, वो उससे इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट बेटा, कुछ टर्म्स है जो आपको डिफाइन करने के लिए एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो आपके न्यूक्लियस में होता है सेल के। क्रोमोसोम जो है प्रोटीन से बनते हैं एंड डीएनए ऑर्गेनाइज्ड इनटू जीन्स। ठीक है, ईच सेल नॉर्मली कंटेन, और हर सेल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन और डीएनए से बनता है और वो जीन्स पे ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। नेक्स्ट आ गया डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है जिसमें इंफॉर्मेशन होगी और इंस्ट्रक्शन होगी प्रोटीन बनाने की। जीन क्या है बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एक सेगमेंट है। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर बैठा होता है, ऐसे समझ लीजिए। इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये डीएनए का एक हिस्सा है दैट कोड फॉर वन प्रोटीन, इसमें एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन आएगी कौन सी प्रोटीन से बनानी है। इट डिटरमिन ए पर्टिकुलर कैरेक्टर, और ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिफाइन करता है। ट्रेट जो होते हैं आपके कैरेक्टर्स होते हैं। ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑर्गेनिज्म जो फिजिकल फॉर्म में आपको दिख जाते हैं, जैसे हाइट है, बालों का कलर हो गया। एलील, हमें पता है कि हमारे पास दो तरह के जीन्स रहते हैं ना, आइडेंटिकल जीन्स होते हैं दो, उसी को एलील बोला जाता है। एलील आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन, हर जीन जो है उसकी दूसरी फॉर्म होती है, उसको एलील बोला जाता है। दैट ऑक्यूपाई स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ क्रोमोसोम, इंडिविजुअल इनहेरिट टू एलील, वन फ्रॉम ईच पेरेंट। ठीक है, जैसे प्लांट है बेटा, उसको एक टॉल भी मिल रहा है, एक शॉर्ट भी मिल रहा है जीन्स पेरेंट से। एक टाल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है, जब उनका ऑफस्प्रिंग होगा उसके पास टाल वाला जीन भी होगा, शॉर्ट वाला भी होगा, इसको बोलेंगे एलील। नेक्स्ट आता है डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील वो है जो एक्सप्रेस हो जाता है, रिसेसिव एलील वो है जो एक्सप्रेस नहीं होता। जीनोटाइप, जीनोटाइप होता है जेनेटिकल कंपोजिशन क्या है। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल कैरेक्टर क्या है, दिखने में कैसा है वो, दैट्स योर फिनोटाइप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस इन विच इनहेरिटेंस ओनली वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी, जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर्स इनहेरिट होता है, उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ फिर एक ही कैरेक्टर की स्टडी की जाती है। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या कहते हैं, दो कैरेक्टर्स की स्टडी की जाती है। होमोजाइगोस पेयर ऑफ आइडेंटिकल जीन कंट्रोलिंग गिवन कैरेक्टर, तो हमारे पास दो जीन्स रहते हैं हर चीज के जो कैरेक्टर कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस, दो डिफरेंट वर्जन ऑफ सेम जीन, एक ही जीन के दो अलग अलग वर्जन कंट्रोलिंग ए गिवन कैरेक्टर। प्रोगेनी, ऑफस्प्रिंग को बोला जाता है, और गैमेट्स जो है रिप्रोडक्टिव सेल रहते हैं। लास्ट में बेटा एक्वायर्ड ट्रेट इनहेरिटेड ट्रेट में डिफरेंस क्या रहता है? These traits are neither inherited nor transmitted to the next generation, ना तो इनहेरिट हुए हैं ना ही ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। इनहेरिटेड ट्रेट क्या होते हैं? ये ट्रेट जो होते हैं इनहेरिट होते हैं, ठीक है, और ट्रांसमिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। दीज ट्रेट आर रिक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, ये आफ्टर बर्थ मिलते हैं और ये आपको पेरेंट्स से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज, ड्राइविंग स्किल, इसमें स्किन कलर, आई कलर, नोज एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके साथ ही बेटा ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ